हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो क्विकली ज्वाइन करो। तो लास्ट क्लास में हमने जब किया था तो हमने अपना क्वांटम नंबर वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो आज हम लोग फिजिक्स का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक सा चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है वेक्टर्स, है ना। मतलब पूरे पूरे फिजिक्स के लिए ये बैकबोन है। अगर आपको वेक्टर्स नहीं आता तो आप फिजिक्स पढ़ ही नहीं पाएंगे। इस तरीके का चैप्टर है ये, है ना। और स्पेशली बात की जाए तो जेई मेंस और नीट जैसे एग्जाम में इसके क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आते हैं, है ना। वेक्टर के क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली भी मिल जाएंगे मेंस और नीट के एग्जाम में। हाँ, जेई एडवांस में क्वेश्चंस डायरेक्टली वेक्टर के नहीं आते, लेकिन ये इतना फंडामेंटल चीज़ है कि इसके बिना जब आप फिजिक्स ही नहीं पढ़ पाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनको पढ़ना। ठीक है। एक बार साउंड क्लियर है क्या बाबू? कमेंट कर दो। एक बार साउंड क्लियर है क्या? कमेंट कर दो। साउंड क्लियर है क्या? कमेंट करो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा कि सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है ना। व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? तो बाबू देखो, हर वो चीज़ जिसको आप मेजर कर सके, है ना, हर वो चीज़ जिसको आप मेजर कर सके वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे आप किसी चीज़ का लेंथ मेजर कर सकते हैं, है ना, उसका डायमीटर मेजर कर सकते हैं, किसी चीज़ का एरिया मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, किस बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है वो मेजर कर सकते हैं, है ना। तो हर वो चीज़ जिसको आप मेजर किया जा सकता है उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मेजरेबल quantities are known as फिजिकल क्वांटिटी, है ना। मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग इन जनरल रिप्रेजेंट करते हैं टेंसर्स से, है ना। फिजिकल क्वांटिटी को इन जनरल हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? टेंसर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। टेंसर्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है एक तरीके का, वो होता है 3 टू द पावर n, जहाँ पर n को क्या बोलेंगे? n होता है आपका ऑर्डर ऑफ टेंसर। ठीक है। तो जैसे अगर हम इसमें पहला करें, ठीक है, तो अगर हम n की वैल्यू को 0 ले लें तो हम इसको बोलेंगे जीरोथ ऑर्डर टेंसर। क्या बोलेंगे? जीरोथ ऑर्डर टेंसर। और फॉर्मूले में अगर आप पुट करोगे तो 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 आएगा। और इस जीरोथ ऑर्डर टेंसर का ही दूसरा नाम होता है स्केलर, है ना। इस जीरोथ ऑर्डर टेंसर का ही दूसरा नाम होता है आपका स्केलर। इसी को आप स्केलर बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो 1 आ रहा है इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आपको कभी भी किसी स्केलर को डिफाइन करना होता है तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होता है, और वो होता है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है। और वो होता है उसका मैग्नीट्यूड, है ना। किसी भी स्केलर को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मास एक स्केलर है ना। एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं कि मास एक स्केलर है, ठीक है, लेंथ स्केलर है ना, डिस्टेंस स्केलर है ना, कि टेम्परेचर जो है वो स्केलर एटसेट्रा। बहुत सारे क्वांटिटीज हो सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जो स्केलर है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मास को डिफाइन करना है, अगर आप बोलते हैं कि किसी बॉडी का मास 2 kg है ना। मैंने यहाँ पे लिखा, मेरे पास यहाँ पर एक बॉडी है ना, और इस बॉडी का मास मैंने लिख दिया m इज इक्वल टू 2 kg।
इसका मतलब मैंने इसके मास को कंप्लीटली डिफाइन कर दिया और कुछ भी हमको ऐसा नहीं बताने की ज़रूरत है जो इसके मास को डिफाइन करे, है ना। इस बॉडी का मास 2 kg है, दैट मीन्स कंप्लीटली डिफाइन हो गया, उस बॉडी का मास 2 kg है, और किसी भी तरीके से हमको कोई भी चीज़ नहीं चाहिए इसको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए। ठीक है। जैसे मान लो हम बोले कि इसी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। इसी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो डिफाइन हो गया कंप्लीटली, और कोई भी चीज़ ऐसा नहीं चाहिए जो इसके टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस या 2 kg ये सब क्या है, ये सब मैग्नीट्यूड है ना। तो ये मैग्नीट्यूड इनको कंप्लीटली डिफाइन कर लेते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर n की वैल्यू को 1 रखेंगे, है ना, तो n की वैल्यू को अगर 1 रखेंगे तो हम लोग बोलेंगे इसको फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, है ना। और फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 3⁻1 इज इक्वल टू 3 आएगा। और इस फर्स्ट ऑर्डर टेंसर का ही दूसरा नाम है वेक्टर। इस पूरा ये जो पूरा चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं वेक्टर, वो कुछ नहीं बल्कि टेंसर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है ना, और इसी का दूसरा नाम होता है वेक्टर। अब यहाँ पर जो 3⁻1 इक्वल टू 3 आया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक वेक्टर को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए, है ना, या किसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर बोलने के लिए वो 3 चीज़ों को सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं भाई? पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, और तीसरा वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा, इसका मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर तब कहलाता है जब उसके पास मैग्नीट्यूड हो, जब उसके पास डायरेक्शन हो, और जब वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करता हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? लॉजिक क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल, आप सबको पता है बचपन से कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, नहीं भी पता है तो हम आपको बता रहे हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आपको फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करना है तो आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने 10 न्यूटन बताया, तो 10 न्यूटन इसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, तो मान लो हम बोल रहे ईस्ट, है ना, तो ईस्ट क्या हो गया? इसका एक तरीके का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, और साथ में वेक्टर अलजेब्रा भी है। वेक्टर अलजेब्रा के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में फुल डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन टाइम बिंग के लिए बस आप इतना जान लीजिए कि वेक्टर अलजेब्रा जो है, जो क्वांटिटीज वेक्टर होते हैं, वो नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते, है ना, वो नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते। वेक्टर अलजेब्रा कहने का मतलब कि वेक्टर्स का एडिशन, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, है ना, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, ये जितनी भी ऑपरेशंस हैं, ये सब वेक्टर की अलग होती है, नॉर्मल अलजेब्रा से अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे लिखें F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन वेस्ट, ठीक है, और F2 इज इक्वल टू लिख दें 30 न्यूटन ईस्ट, और कोई हमको बोले कि आप F1 प्लस F2 कैलकुलेट करिए, तो 10 प्लस 30 इस बार ऐड होकर 40 नहीं आएगा। 10 प्लस 30 यहाँ ऐड होकर 40 नहीं आएगा। नॉर्मल अगर ये अलजेब्रा होता, अगर फोर्स नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो करता, वेक्टर्स नॉर्मल अलजेब्रा के रूल को फॉलो करते, तो 10 और 30 को ऐड करने पर हमेशा 40 आता। तो इस बार F1 और F2 की वैल्यू जो है वो 40 न्यूटन नहीं आएगी। क्या आएगी ये फुल डिटेल में पढ़ेंगे। टाइम बीइंग के लिए बस इतना समझ लीजिए कि वेक्टर के जो अलजेब्रा होते हैं उनके रूल्स डिफरेंट होते हैं, वो नॉर्मल अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो नहीं करते। नॉर्मल अलजेब्रा में x प्लस एक्स 2x होगा, लेकिन वेक्टर में x प्लस एक्स 10 प्लस 30 हमेशा 40 हो जाए, ये बात ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग फुल डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को, एडिशन भी पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे, और मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे, और उस दिन तुम हमको बताना कि इसका आंसर क्या होगा। लॉजिक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या बाबू? कमेंट करो थोड़ा, एक जल्दी से कमेंट करो अगर यहाँ तक बातें क्लियर हैं तो। जल्दी से कमेंट करो अगर यहाँ तक बातें समझ में आ रही है तो। चलो कमेंट करो, जल्दी करो। ओके, ठीक है, चलो।
यहाँ पे ये जो 3 है ना, इसका एक और सिग्निफिकेंस है। ये जो 3 आया है ना, इसका सिग्निफिकेंस एक और है। टाइम बिंग के लिए हम कुछ बातें आपको बता रहे हैं। अगर कोई किसी बच्चे को, कोई वैसा बच्चा देख रहा है ये वीडियो जिसको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, तो आप चिंता मत करिए, इसी चैप्टर में हम लोग ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वेक्टर्स को हम लोग एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप, है ना। वेक्टर्स को एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, आई कैप, जे कैप, के कैप। आप टेंशन मत लीजिए कि ये क्या है, बस एक चीज़ बताना है, वो बता रहे हैं। डिटेल में हम आपको बताएंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। क्लियर है? चलो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास कोई वेक्टर ए है और आप इसको लिखते हो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आप इस तरीके से इसको लिख देते हो, है ना। तो कभी भी कोई वेक्टर अगर इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्मेट में लिखा जाता है, तो इस फॉर्मेट से आप ये तीनों चीज़ें इसके लिए डिफाइन कर सकते हो, है ना। अगर कोई वेक्टर इस फॉर्म में लिखा है तो आप इसका मैग्नीट्यूड भी डिफाइन कर सकते हो, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। ये तीनों मिलकर आपको इसका डायरेक्शन भी बता देंगे वेक्टर का। और आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो वो वेक्टर अलजेब्रा के भी रूल्स को आसानी से सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो 3 है ना, वो ये आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्मेट में भी अपने वेक्टर्स को लिख सकते हैं। और कभी भी अगर कोई वेक्टर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो वो ये तीनों चीज़ को सेटिस्फाई करता है। बहुत बेसिक सा चीज़ है। क्लियर है ना। आप देखोगे जनरली आगे जाके आप पूरी फिजिक्स पढ़ोगे या केमिस्ट फिजिक्स पढ़ोगे, है ना, या मैथ्स पढ़ोगे, तो जनरली आप देखोगे कि जहाँ जहाँ वेक्टर रहता है वहाँ वहाँ हमेशा आई कैप, जे कैप, के कैप का यूज़ होता है। इवन इस चैप्टर में भी 2-3 क्लास के बाद हम लोग जितने भी प्रॉब्लम्स करेंगे या क्वेश्चंस करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में वेक्टर इसी फॉर्मेट में लिखा रहेगा। क्योंकि वेक्टर को अगर हम इस फॉर्मेट में लिख देते हैं तो वो इन तीनों चीज़ को सेटिस्फाई कर देता है ना। वो इन तीनों चीज़ को सेटिस्फाई कर देता है। वो इसके मैग्नीट्यूड भी बता देगा, वो वेक्टर का डायरेक्शन भी बता देगा, और वो वेक्टर के अलजेब्रा के रूल्स को भी फॉलो कर लेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो, थोड़ा एक अच्छा एस्पेक्ट है, जनरली इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट का अपना मैग्नीट्यूड होता है। जैसे आपने सुना होगा कि भाई कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो कोई बोल सकता है कि सर 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है ना। तो ये 2 एम्पियर इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। करंट के पास अपना डायरेक्शन भी होता है। कोई पूछे करंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो आप बोलोगे ऑपोजिट टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट का फ्लो होता है, ठीक है। या अगर आपके पास कोई सर्किट भी है, आपके पास अगर कोई सर्किट भी है तो यहाँ से करंट निकल रहा है ना। यहाँ से करंट निकल रहा है तो आप बोल सकते हो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, है ना। ये सारी चीज़ें करंट के डायरेक्शन को बता रही हैं, ठीक है। लेकिन क्या मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन फिर भी करंट को हम वेक्टर नहीं बोलते, क्योंकि करंट जो है वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो नहीं करता, है ना। क्या मतलब है इस चीज़ का, देखो हम बताते हैं। मान लो ये 3 वायर्स हैं ना, ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, और ये वायर 3 है। मान लेते हैं कि यहाँ से करंट आया 5 एम्पियर, यहाँ से करंट आया 10 एम्पियर, है ना। और तुमसे पूछ रहा है कि बताओ यहाँ पर करंट कितना गया, है ना। यहाँ से करंट 5 एम्पियर आया, यहाँ से करंट 10 एम्पियर, तो आगे कितना जाएगा। तो तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ, तुमको 5 एम्पियर यहाँ से मिल रहा है, 10 एम्पियर यहाँ से मिल रहा है, तो यहाँ से टोटल कितना एम्पियर जाएगा, 15 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर है ना। 5 आया, 10 आया, 15 आया। एक दोस्त आपको आपका 5 रुपीज़ दिया, एक दोस्त आपका आपको 10 रुपीज़ दिया, तो आपके पास टोटल कितने पैसे हो गए, 15 रुपीज़ हो गए, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो करंट जो है वो तो नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है। नॉर्मल अलजेब्रा में 10 और 5 हमेशा ऐड होकर क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। सॉरी। तो नॉर्मल अलजेब्रा में 10 और 15 आपका हमेशा ऐड होगा, तो क्या मिल जाएगा, 15 एम्पियर मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक करंट है,
इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी as it follows the rules of normal algebra, है ना। वो नॉर्मल अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करता है, वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो नहीं करता। यहाँ तक समझ में आया क्या? है ना। तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं है, क्योंकि वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो नहीं करता, वो नॉर्मल अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करता है ना। 10 एम्पियर 5 एम्पियर मिलकर कितना हो गया? 15 एम्पियर। चमका क्या? क्लियर है क्या? कमेंट करो एक बार, कमेंट करो एक बार, क्लियर है क्या? ओके। वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक एंगल्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एंगल्स का भी यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो, ये सब चीज़ें आपको फिजिक्स में काफ़ी मिलेंगी। जैसे मान लो आपके पास ये एक ब्लॉक है ना, ये आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है। इसका मास मान लेते हैं m है, और इस ब्लॉक पर आप कोई फोर्स लगा रहे, ठीक है। तो आप गए और इस ब्लॉक पर एक ऐसा फोर्स लगा दिए, ठीक है। तो फोर्स कितने मैग्नीट्यूड का लगाए भाई? 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, ठीक है। तो क्या ये फोर्स कंप्लीटली डिफाइन हो गया? क्या ये फोर्स कंप्लीटली डिफाइन हो गया? अभी तक तो आपने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बताया है, आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, है ना। तो आप यहाँ पर गए और आपने इस तरीके से एक एंगल बता दिया, मान लो 30 डिग्री। अब जाके आप बोलोगे कि मैंने इस फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन कर दिया, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी था। तो आपने ये तो बता दिया कि इस बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेकिन साथ साथ में आपने एंगल भी बताया कि कितने एंगल पर लग रहा है, 30 डिग्री के एंगल पर लग रहा है ना। तो आप बोल सकते हो कि फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये जो 30 डिग्री है, ये फोर्स का क्या बता रहा है आपको? डायरेक्शन बता रहा है कि भाई डायरेक्शन किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर लग रहा है ना। फिजिक्स में ये सारी चीज़ें कॉमन है ना। डायरेक्शन का मतलब बच्चे जनरली हमेशा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट समझते हैं, वो भी डायरेक्शन है, लेकिन उनसे ज़्यादा कॉमन और ज़्यादा एप्लीकेशन एंगल्स है। तो कई एंगल्स जो हैं वो हमेशा वेक्टर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं ना। जैसे और एग्जाम्पल देखो, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे ग्राउंड पे थे और आपने यहाँ पर एक बॉल को फेंका, है ना। तो बॉल की जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन कितने एंगल पर फेंका? तो मान लो कोई बोले कि 45 डिग्री पर फेंका, है ना। ये ग्राउंड है आपका, मान लीजिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड में आप ऐसे ऐसे बॉल को फेंक रहे हैं। तो ये बॉल की वेलोसिटी है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है कि 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका, लेकिन 20 मीटर पर सेकेंड से तो किसी भी डायरेक्शन में फेंक सकते थे। ऊपर भी फेंक सकते थे, लेफ्ट में भी फेंक सकते थे, राइट में भी फेंक सकते थे, नीचे भी फेंक सकते थे। तो ये एंगल जो है वो बता रहा है कि 20 मीटर पर सेकेंड से 45 डिग्री के एंगल पे भेजा है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि बॉल इज थ्रोन विथ 20 मीटर पर सेकेंड velocity at an angle of at an angle of 45 degree with horizontal, at an angle of 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो ये 45 डिग्री विथ जो हॉरिजॉन्टल है वो बेसिकली आपको डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर बता रहा है ना। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर बता रहा है। तो फिजिक्स में ये चीज़ें बहुत कॉमन है, एंगल्स का यूज़ आप भरपूर करेंगे किसी चीज़ का डायरेक्शन बताने के लिए। क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर हो गया क्या?
आई होप आपको बेसिक बेसिक आइडिया लग गया है ना, कि बेसिक बेसिक आइडिया लग गया इतनी चीज़ों का। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या बाबू? ठीक है ना। इसका ये वाला जो एस्पेक्ट है ना, वेक्टर अलजेब्रा वाला, है ना, इसको हम लोग फुल डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर ही इसी के ऊपर है, तो इसलिए इसका टेंशन मत लीजिए। अभी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का एस्पेक्ट तो समझ में आ गया होगा, और वेक्टर अलजेब्रा हम लोग धीरे धीरे करेंगे पूरे चैप्टर में, ठीक है। चलो, अब बात कर लेते हैं, n इज इक्वल टू अगर 2 होगा तो आप इसको टेंसर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर बोलोगे, टेंसर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर बोलोगे, और फॉर्मूले में पुट करोगे तो 3 टू द पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आएगा। इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। टेंसर्स ऑफ जीरोथ ऑर्डर को आप दूसरे नाम से स्केलर से बोलते थे, टेंसर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को आपने वेक्टर बोला, लेकिन टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर को फिर आप टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर ही बोलेंगे। इनके लिए कोई दूसरा कॉमन नेम नहीं बनाया गया है। हम ये इसीलिए पढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो आपके सिलेबस में है ना। जनरली आपके सिलेबस में सिर्फ स्केलर और वेक्टर्स हैं, है ना, आपके सिलेबस में स्केलर्स और वेक्टर्स ही हैं मोस्टली, लेकिन एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो ना ही स्केलर है ना ही वेक्टर है, वो टेंसर्स ऑफ सेकंड ऑर्डर है, और आप उसके बारे में बहुत पढ़ते हैं फिजिक्स में, है ना। इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है स्ट्रेस, है ना, इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है स्ट्रेस, है ना। ज़्यादा भी कुछ नहीं बताएंगे टाइम बिंग के लिए, बस आप याद रखो कि अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रेस कैसा क्वांटिटी है, तो स्ट्रेस ना स्केलर है ना वेक्टर है, स्ट्रेस इज अ सेकंड ऑर्डर टेंसर, है ना। इसका मतलब अब यहाँ पर ये जो 9 आया है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका मतलब अगर आपको स्ट्रेस एट अ पॉइंट डिफाइन करना है ना, अगर आपको पूरे एक पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस, है ना, टोटल स्ट्रेस एट अ पॉइंट चाहिए, तो आपको 9 स्ट्रेस पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे, है ना, 9 स्ट्रेस पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से 9 स्ट्रेस पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे, देखो हम बताते हैं। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, टॉ एक्स वाई, टॉ एक्स जेड, हाँ, इस तरीके का, ठीक है। अगर आपको अभी बस जितना बता रहे उतना ध्यान से सुनो, अगर आपको किसी भी एक पॉइंट पर स्ट्रेस को कंप्लीटली डिफाइन करना है, तो आपको ये 9 तरीके के स्ट्रेस पता होने चाहिए। अगर आपको ये 9 तरीके के स्ट्रेसेस पता है, तभी आप किसी पॉइंट पर टोटल स्ट्रेस निकाल सकते हो, ठीक है ना। सिग्मा एक्स मतलब स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, सिग्मा वाई मतलब स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन, सिग्मा जेड मतलब स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन, है ना। और ये जो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स और जेड वाई लिखे हुए हैं, ये एक प्लेन पर स्ट्रेस एक्ट कर रहे हैं, है ना, ये एक प्लेन पर स्ट्रेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। टाइम बिंग के लिए बस इतना जानो, इससे ज़्यादा भी जानने की ज़रूरत नहीं है। जब हम स्ट्रेस पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स में, तब आपको और डिटेल में पढ़ाएंगे कि ये सारे स्ट्रेस कौन कौन से हैं और कैसे कैसे दिखते हैं। टाइम बिंग के लिए बस इतना जानिए कि स्ट्रेस एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो ना ही स्केलर है ना ही वेक्टर है ना, और वो टेंसर्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर है। और 3 टू द पावर 9 का क्या सिग्निफिकेंस है, कि अगर आपको किसी पॉइंट पर टोटल स्ट्रेस चाहिए, तो आपको इन 9 तरीके के स्ट्रेस को डिफाइन करने पड़ेंगे। जब इन 9 की वैल्यू आपको पता होगी, तभी आप जाकर किसी पॉइंट पर टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये सिग्मा और ये मैंने क्या लिखा है, वो सब चीज़ें आपको समय आने पर बताई जाएंगी। बस थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि स्ट्रेस एक सेकंड ऑर्डर टेंसर वाला फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। ये सिग्मा क्या है, ये टॉ क्या है, सब कुछ समय आने पर बताया जाएगा जब हम आपको स्ट्रेस पढ़ाएंगे। तो ये कितने बच्चों को क्लियर हुआ, थोड़ा कमेंट करो। ये कितने बच्चों को क्लियर हुआ? बस जो बता रहे हैं वो समझो, है ना, वो बात समझने की कोशिश करो,
ठीक है। स्ट्रेस एक सेकेंड ऑर्डर टेंसर है। अगर आपको किसी पॉइंट पर टोटल स्ट्रेस चाहिए तो आपको इन 9 तरीके के स्ट्रेसेस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आप वेक्टर को कंप्लीटली डिफाइन करते थे तो आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए थी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर अलजेब्रा। उसी तरीके से अगर आपको स्ट्रेस को कंप्लीटली डिफाइन करना है या टोटल स्ट्रेस निकालना है एक पॉइंट पे, तो आपको इन 9 तरीके के स्ट्रेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, चल ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब पूरा चैप्टर में हम लोग सिर्फ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि स्केलर के बारे में क्या ही पढ़ना है और वेक्टर ही हमारे सिलेबस में है ना, ये सब टेंसर्स वगैरह नहीं है, तो बस वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, है ना। अगर आपको किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, जैसे मान लो हम बोले ए एक वेक्टर है, तो आपको ए के ऊपर एक एरो का साइन देना होगा। किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर अगर एक एरो का साइन है, इसका मतलब वो एक वेक्टर है। जैसे फोर्स को लिखना है तो आप फोर्स को ऐसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन को लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, तो है ना। तो अगर एक एरो ओवरहेड है, इसका मतलब वो एक वेक्टर है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल बोल लो या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोल लो, एक एरो से दिखाया जाता है। वेक्टर को आप ऐसे एरो से दिखा सकते हैं, ठीक है। ये एरो है, इसको एरो का टेल बोला जाता है और इसको एरो का हेड बोला जाता है, ठीक है। इसका ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ ऑफ एरो होगा, है ना, ये लेंथ ऑफ एरो जो होगा, इसका जो लेंथ है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। लेंथ जो है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। और ये एरो तो है ही, एरो तो किसी ना किसी डायरेक्शन में ही होगा, तो एरो का जो डायरेक्शन होता है वही वेक्टर का डायरेक्शन होता है ना। तो जो एरो का डायरेक्शन होगा वही वेक्टर का डायरेक्शन होगा, है ना। अल्फाबेटिकली अगर किसी अल्फाबेट के ऊपर अगर एरो लगा है, इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी एक वेक्टर है। और ज्योमेट्रिकली एरो को रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो से, है ना, वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो से। इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं, ठीक है। इसका जो लेंथ होता है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और जो एरो का डायरेक्शन होता है वो आपके वेक्टर का डायरेक्शन होता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लें, ऐसा देख लो, ठीक है। ये मान लो हम बोले कि एक फोर्स का वेक्टर है, ये एक फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसका जो लेंथ है वो फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर है, और एरो का डायरेक्शन ये है। डायरेक्शन के बारे में आपको कुछ चीज़ें तो पता होंगी ही, जैसे ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आप बोल सकते हो कि इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। एरो ईस्ट के तरफ है, इसका मतलब फोर्स का भी डायरेक्शन किसके तरफ हो गया, ईस्ट के तरफ। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड क्या है, 10 सेंटीमीटर, तो इसका लेंथ है। तो आपको हमेशा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक स्केल का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलें कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 न्यूटन के बराबर है, ये क्वेश्चन में हम तुमको बताए कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 न्यूटन के बराबर है, तो 10 सेंटीमीटर कितने न्यूटन के बराबर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर कितने न्यूटन के बराबर हो जाएगा, 10 न्यूटन के बारे में 20 न्यूटन हो जाएगा। इसका मतलब ये जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ईस्ट के तरफ। तो आप लिख सकते हो कि मैंने इस फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन कर लिया, ये फोर्स है 20 न्यूटन ईस्ट। मैंने इस फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन कर लिया 20 न्यूटन ईस्ट, 20 न्यूटन ईस्ट, ठीक है। तो बेसिकली लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड बताया, और एरो का जो डायरेक्शन है वो वेक्टर का डायरेक्शन है। क्लियर हुआ क्या। एकदम बेसिक से पढ़ा रहे बाबू, एकदम बेसिक से, तुमको कुछ भी नहीं आता है तो भी तुम इन सारी चीज़ों को फॉलो करो। मेरे लेक्चर्स का यही खास बात रहता है
कि हम आपको एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, जो चैप्टर हम आपको पूरा पढ़ाएंगे वो पूरा पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, बस आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करिए अच्छे से, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, देख लो एक बार अच्छे से। ओके, चलो। अगला टॉपिक है अपना एंगल बिटवीन वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच का सर ज्योमेट्रिकल मेथड में डायरेक्शन से ही रिप्रेजेंटेशन होगा। ज्योमेट्रिकल मेथड में डायरेक्शन से ही रिप्रेजेंटेशन होगा मतलब नहीं समझे। एरो का जो डायरेक्शन होगा ना, एरो तो आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। जैसे इस बार मैंने एरो इस तरफ किया और हम बोल रहे हैं इस तरफ ईस्ट डायरेक्शन है, इसका मतलब मेरा वेक्टर ईस्ट डायरेक्शन का है, सिंपल। जिस डायरेक्शन में एरो होगा, जिस डायरेक्शन में तीर होगा, वही वेक्टर का डायरेक्शन होगा। चलो, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। मान लेते हैं कि मेरे पास दो वेक्टर है, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर। ये है मेरा वेक्टर ए और ये है मेरा वेक्टर बी। ये दो वेक्टर है मेरे पास, ठीक है। जब कभी भी आपको दो वेक्टर का एंगल चाहिए, तो या तो दोनों वेक्टर का टेल टेल मिलना चाहिए, और या नहीं तो ये आपका मान लेते हैं वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये दोनों का हेड हेड मिलना चाहिए, ठीक है। इसको आप बोलते हैं को इनिशियल, और इसको आप बोलते हैं को टर्मिनल, ठीक है। या तो हेड हेड मिलना चाहिए, और या नहीं तो टेल टेल मिलना चाहिए, है ना। या तो हेड हेड अरेंजमेंट होना चाहिए, दोनों का हेड एक तरफ मिलना चाहिए, और या नहीं तो दोनों का टेल एक तरफ मिलना चाहिए। तब आप बोल सकते हो कि अगर हम बोलें कि ये अगर अल्फा है और ये मान लो हम कुछ बोले थीटा, तो आप बोलोगे अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो कि थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। अगर आपको कभी भी दो वेक्टर के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, दो वेक्टर के बीच का अगर आपको कभी भी एंगल चाहिए, तो आपको दोनों वेक्टर का या तो टेल टेल पूंछ पूंछ मिला देंगे, नहीं तो मुंडी मुंडी मिला देंगे, है ना। पूंछ पूंछ मिलाओगे तब दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल सही है, और या तो दोनों का मुंडी मिला देंगे, तब इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल होगा इन दोनों वेक्टर के बीच का, ठीक है। समझ में आ रहा है। आओ देखो, मान लो अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से देखो। ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। दिस इज वेक्टर सी एंड दिस इज वेक्टर डी, और ये एंगल मैंने लिख दिया 150 डिग्रीज, ठीक है। बताओ दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या 150 डिग्री है? क्या दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 150 डिग्री है? कमेंट करिए यस या नो। क्या दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 150 डिग्रीज है? नहीं है, वेरी गुड। क्यों नहीं है? क्योंकि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिल रहा है। यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो हेड टेल अरेंजमेंट है ना। हेड टेल अरेंजमेंट है, तो आप लिखोगे एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर डी
इज नॉट इक्वल टू 150 डिग्री। ये जो 150 डिग्री क्वेश्चन के फिगर में बना हुआ है, ये वेक्टर सी और वेक्टर डी के बीच का एंगल नहीं है, क्योंकि यहाँ का अरेंजमेंट हेड टेल है। जबकि हमने पढ़ा है कि दो वेक्टर के बीच का अगर आपको एंगल निकालना है तो आप वेक्टर का या तो को इनिशियल होना चाहिए या को टर्मिनल होना चाहिए, या तो हेड हेड अरेंजमेंट हो या टेल टेल अरेंजमेंट हो। हेड टेल वाला अरेंजमेंट एंगल आपको नहीं बताएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में? अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ध्यान से सुनो। हम वेक्टर्स का, है ना, मान लो हमको ये क्वेश्चन आ गया, हमको इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना ही है, तो हम क्या करेंगे? हम हमेशा वेक्टर्स का पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, है ना, वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वेक्टर्स का पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। ठीक है, वेक्टर्स का पैरेलल शिफ्टिंग कर देंगे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को हम फिर से बना लेते हैं। नीचे ये सी है और ये आपका कुछ डी जैसा दिख रहा है। ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, और ये एंगल 150 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हेड टेल अरेंजमेंट है, तो टेल टेल बनाने के लिए या हेड हेड बनाने के लिए हम इसका पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। हम एक वेक्टर को उठा के पैरेलली कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे सी को पैरेलली कहीं पर भी लेके जा सकते हैं और डी को पैरेलली कहीं पर भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो मान लो हम क्या करते हैं, हम देखो, अब इस वेक्टर को कॉपी कर लिया, पैरेलल कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, कहीं पे भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो पैरेलली शिफ्ट करते करते हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं, है ना। मान लो पैरेलली शिफ्ट करते करते हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो अब यहाँ वाले के लिए, अब ये तुम्हारा नया वेक्टर सी हो गया, तो ये वाले के लिए अरेंजमेंट कैसा हो गया? देखो, दोनों का टेल टेल मिल रहा है, तो ये टेल टेल अरेंजमेंट हो गया। और ये एंगल 150 डिग्री है, तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया। तो आप बोल सकते हो कि 30 डिग्री इज द एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। वेक्टर सी और वेक्टर डी के बीच का एंगल 150 नहीं बल्कि 30 डिग्री है। वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने से वेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वेक्टर आपका चेंज होने लगता, ध्यान से सुनना इसलिए बता रहे हैं, है ना, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने से आपका वेक्टर चेंज नहीं होता। क्या मैंने इस एरो का लेंथ बढ़ाया या घटाया है? क्या मैंने इस एरो का लेंथ बढ़ाया या घटाया है? जितना बड़ा ये लेंथ था उतना ही बड़ा ये लेंथ है। इसका मतलब मैंने वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रखा। अच्छा, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया, अभी भी ये वेक्टर इस राइट के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, और ये वेक्टर मैंने जो यहाँ पर बनाया है ये भी इसी के डायरेक्शन में है। तो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से नाइदर द मैग्नीट्यूड नॉर द डायरेक्शन चेंजेस। ठीक है ना, वेक्टर्स का पैरेलल शिफ्ट करने से सिर्फ इसको उठाकर दूसरे जगह रख दिया, पैरेलल शिफ्ट किया, इसको उठाकर दूसरे जगह रख दिया बस, है ना। तो ये ना इसका लेंथ चेंज हुआ और ना इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, इसका मतलब मैंने वेक्टर को चेंज नहीं किया है ना। इसलिए पैरेलल शिफ्टिंग बड़े काम का चीज है, किसी भी वेक्टर का आप पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये क्या है? वेक्टर रिमेन्स द सेम। वेक्टर रिमेन्स दी सेम, बहुत सिंपल सा चीज़ है। जैसे यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन में वेक्टर दिए हुए थे वो हेड टेल अरेंजमेंट में थे, और एंगल निकालने के लिए या तो हेड हेड चाहिए था या तो टेल टेल चाहिए था। ठीक है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते थे। देखो, आप इस वाले वेक्टर को, देखो इस वाले वेक्टर को भी मैंने कॉपी कर लिया। अब हम इसको कहीं पर भी ले जाएं, कहीं पर भी उठा कर ऐसे रख दें, तो ना इस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा और ना इसका लेंथ चेंज होगा। मान लो हम इसको उठाकर इधर ले आते, हम किसी को भी शिफ्ट कर सकते थे, है ना। मैंने इसी को पैरेलल शिफ्ट कर दिया, इसको उठाकर इस तरफ ले आए, तो यहाँ पर अब ये क्या हो गया? देखो, दोनों का टेल टेल मिल गया। अब ये 150, ये एंगल और ये एंगल मिलकर सम 180 डिग्री होता है, तो ये फिर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो आप किसी का भी शिफ्टिंग कर सकते हो। आप, मैंने सी का भी शिफ्ट करके दिखा दिया, डी भी शिफ्ट करके दिखा दिया,
है ना, ये एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 150 है, ये 30, ये 150 है, तो ये 30 हो जाएगा। अब वो क्लियर है क्या? कितने बच्चों को समझ में आया कि वेक्टर्स का पैरेलल शिफ्टिंग किया जा सकता है? वेक्टर्स को आप उठाकर पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। पैरेलली शिफ्ट करने से ना वेक्टर का लेंथ चेंज होता है, ना वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होता है। इसका मतलब वेक्टर वही है। चमका क्या? बल्ब जला दो अगर चमक गया तो। ओके, ठीक है। ये सब बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस में लगेंगे, है ना। बहुत छोटा सा चीज, आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल ही नहीं आएगा तो आपको कुछ भी नहीं निकालने नहीं आएगा वेक्टर में कभी, है ना। तो आपको पता होना चाहिए ये बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा गाड़ी बढ़ाते हैं और टाइप्स ऑफ वेक्टर पे चलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर पे चलते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो टाइप है अपना, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ठीक है। तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो आप बोल सकते हो कि वेक्टर ए जो है वो पैरेलल टू वेक्टर बी है। तो बहुत सिंपल सा मतलब है, बताओ क्या होगा इसका डेफिनेशन। इस वेक्टर और इस वेक्टर में आपको क्या सेम लग रहा है? क्या इन दोनों वेक्टर का, क्या इन दोनों एरो का लेंथ सेम है? नहीं। लेकिन इन दोनों एरो का डायरेक्शन तो सेम है, ये भी राइट के तरफ है, ये भी राइट के तरफ है। तो पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है। चलो, यहीं पर आते हैं इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। यहीं पर आएगा इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। ये मानो मैंने वेक्टर सी लिखा, ये मैंने वेक्टर डी लिखा। क्या इस बार इन दोनों वेक्टर्स का, ठीक है, मैंने दो वेक्टर यहाँ पर बनाए, इस बार इन दोनों एरो का आपको लेंथ भी सेम दिख रहा है ना, और डायरेक्शन भी सेम दिख रहा है। मतलब इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। देखो वेक्टर की दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड उसका और एक होता है डायरेक्शन, है ना। इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, इसका मतलब वेक्टर सी और वेक्टर डी आपस में इक्वल है ना। तो इक्वल वेक्टर्स के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर डी, है ना। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही सेम है ना। इक्वल पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर में बस यही फर्क है, पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन पे कोई कंडे सॉरी मैग्नीट्यूड पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है ना। बस डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल वेक्टर है। लेकिन इक्वल वेक्टर अगर होना है तो डायरेक्शन तो सेम होना ही चाहिए, साथ साथ में मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम यहाँ एक स्टेटमेंट कमेंट करें, हम लिख सकते हैं ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है?
पढ़ो इसको। सारे के सारे इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होंगे, क्योंकि इक्वल वेक्टर है तो डायरेक्शन तो सेम होगा ही। लेकिन क्या सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर्स हो सकते हैं? जैसे ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है, ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है, लेकिन क्या ये इक्वल है? नहीं। इक्वल वेक्टर में तो डायरेक्शन सेम होगा ही होगा। तो इक्वल, सारे के सारे इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होंगे, लेकिन सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। ठीक है, चलो वेरी गुड। अगला आता है एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर, इसका मतलब एक वेक्टर ऐसा है तो एक वेक्टर ऐसा है। ये ले लो, आपका ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल, मतलब दोनों ऑपोजिट हैं, है ना। तो एंटी पैरेलल वेक्टर का बहुत बेसिक सा फंडामेंटल है कि दोनों के जो डायरेक्शंस होंगे वो आपके ऑपोजिट होंगे। दोनों के जो डायरेक्शंस होंगे वो ऑपोजिट होंगे। ऐसे दो वेक्टर जिनके डायरेक्शंस ऑपोजिट होते हैं उनको आप बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, फिर आता है आपको नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, तो ध्यान से देखना। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इस बार ध्यान से देखो, इनका मैग्नी इसके जितना लेंथ इस एरो का है उतना ही लेंथ इस एरो का है। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के डायरेक्शंस ऑपोजिट है। है ना, दोनों के डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन क्या रहेगा? ऑपोजिट। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है। मतलब कैसे लिखोगे? वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी लिख सकते हो, या वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए लिख सकते हो। ठीक है, देखो इसको समझना। मान लो, देखो वेक्टर में क्या होता है ना कि वेक्टर में हमेशा डायरेक्शन होता है, तो आप किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो मेरा वेक्टर ए पॉजिटिव हो गया, है ना। लेकिन ये वाला वेक्टर फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे, क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो इसके अपोजिट वाला डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए इसको बोलेंगे नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, मतलब वेक्टर बी इज माइनस ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, कोई बच्चा इसको पॉजिटिव मान सकता है, तो अगर इस वाले को पॉजिटिव मान रहा है तो ये वाला वेक्टर ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा, है ना। इस वाले डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये वाला डायरेक्शन उल्टा है, तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा। तो आप क्या बोलोगे कि वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी का नेगेटिव है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इसका बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। देखो हम जैसे तुमको बताते हैं, देखो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक ग्राउंड है। ठीक है, आप एक ग्राउंड से एक बॉल को ऊपर फेंक रहे, है ना। ऊपर फेंक रहे, कितने वेलोसिटी से फेंक रहे? 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से एक बॉल को ऊपर फेंक रहे, है ना। अब ये जो क्या है, ये वेलोसिटी है। ये क्या है? वेलोसिटी है। सुनो, देख, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, जो हम बता रहे हैं उसको उसको सुनने की कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ पर एक बॉल है, उसको आप 20 मीटर पर सेकेंड के ऊपर से फेंक रहे हो। अब वेलोसिटी है, एक वेक्टर है, डायरेक्शन है ऊपर, तो तुम फ्री हो किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव चुनने के लिए। तो मान लो कि मैंने ऊपर वाले डायरेक्शन को क्या ले लिया? पॉजिटिव ले लिया, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी की वैल्यू +20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली एट द सेम टाइम यहाँ पर एक दूसरा बॉल है और वो नीचे आ रहा है। कितने के स्पीड से आ रहा है? मान लेते हैं चलो 20 मीटर पर सेकेंड के ही स्पीड से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अब बताओ इस वाले वेलोसिटी को तुम क्या लिखोगे? इस वाले डायरेक्शन को तुमने प्लस माना था, तुमने इस वाले वेलोसिटी को +20 लिखा, और तो इस वाले वेलोसिटी को क्या लिखोगे? मान लो ये वेलोसिटी कुछ v1 है, बताओ v1 को क्या लिखोगे? -20, वेरी गुड।
क्योंकि इस डायरेक्शन को तुमने पॉजिटिव माना है तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये माइनस है। तो आप लिखोगे कि v1 जो है वो -20 मीटर पर सेकेंड है, -20 मीटर पर सेकेंड है। तो ये चीज़ ना वेक्टर में डायरेक्शंस के साथ हमेशा होता है ना। वेक्टर में आप फ्री हैं किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट करने के लिए, है ना। ये सब फिजिक्स में लगेगा, हर एक चीज़ जो पढ़ा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। तो जैसे मान लो कि आप किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते थे, एक बच्चा ऊपर वाले को पॉजिटिव मान ला तो इसको +20 लिखा, तो ये नीचे आ रहा था इसके अपोजिट आ रहा था तो -20 लिखा। ऐसा भी हो सकता था कि कोई बच्चा इसको पॉजिटिव मान लेता तो वो v1 को +20 लिखता, तो इस वाले वेलोसिटी को वो -20 लिखता। तो किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लोगे तो उसका अपोजिट डायरेक्शन जो होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर एक वेक्टर ए है, कोई बच्चा इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता है तो वो वेक्टर ए को पॉजिटिव लिखेगा, तो वो वेक्टर बी को क्या लिखेगा, नेगेटिव लिखेगा ना, नेगेटिव लिखेगा ना। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, वेक्टर बी इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। कोई बच्चा बी वाले वेक्टर को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता है तो वो इसको पॉजिटिव मानेगा, तो ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो वो लिखेगा वेक्टर ए इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। अब बताओ कितने लोगों को ये समझ में आ गया। सर लेकिन नाइन्थ में पढ़ाया गया था कि डायरेक्शन तो एक्स वाई प्लेन के रेस्पेक्ट में लेते हैं। नहीं बाबू, आपका टीचर आपको गलत पढ़ाया है, आपके टीचर आपको गलत पढ़ाए या सिखाने के लिए उन्होंने एक कन्वेंशन बता दिया होगा, है ना। सिखाने के लिए एक कन्वेंशन बता दिया गया होगा कि ऊपर जाता है तो पॉजिटिव ले लेते हैं या नीचे आता है तो नेगेटिव ले लेते हैं। वेक्टर के दुनिया में ऐसा कोई रूल नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हो। कोई बच्चा अगर इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव लेता है तो भी उसका आंसर करेक्ट आएगा, कोई बच्चा इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव लेता है तो भी उसका आंसर करेक्ट ही आएगा। ठीक है, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखें, देखना यहाँ पे। बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत, बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत। सारे के सारे सारे ये नेगेटिव वेक्टर हमेशा एंटी पैरेलल होंगे, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर में डायरेक्शन तो हमेशा ऑपोजिट होगा। लेकिन क्या सारे के सारे एंटी पैरेलल वेक्टर नेगेटिव वेक्टर होंगे, नहीं। ये दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड तो अलग अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर नहीं है। आप इनके लिए नहीं लिख सकते, इस वाले केस के लिए आप नहीं लिख सकते, आप लिखोगे वेक्टर ए नॉट इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, है ना। यहाँ नॉट इक्वल टू लिखा है, यहाँ पे ए इक्वल टू माइनस भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट है। कितने लोग को चमका ये स्टेटमेंट कितने लोग को क्लियर हो गया। फॉल्स क्यों, सही है ना यार ये। ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, जितने भी नेगेटिव वेक्टर्स होंगे वो सब एंटी पैरेलल तो होंगे, लेकिन सारे एंटी पैरेलल वेक्टर नेगेटिव वेक्टर होंगे क्या, ये दोनों वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल हैं। लेकिन क्या हम एक को दूसरे का नेगेटिव वेक्टर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड अलग है। बोलो बाबू।
ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स है ना। तो आपने चार तरीके के वेक्टर सीख लिए, पैरेलल, एंटी पैरेलल, इक्वल एंड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, ये है अपना अगला इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर उनको बोलते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट का होता है ना, जिनका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट का होता है, और प्लस इनके पास डायरेक्शन तो होगा ही होगा, वेक्टर है भाई तो डायरेक्शन तो होगा ही होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर का जो मेन इंपॉर्टेंस होता है वो डायरेक्शन के रिगार्डिंग होता है ना। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि यूनिट वेक्टर क्या है, तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा, है ना, लेकिन उनके पास डायरेक्शन होगा। जैसे मान लो हम यहाँ पर लिखते हैं F इक्वल टू 1 न्यूटन ईस्ट, है ना, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट है ना, 1 न्यूटन, और ईस्ट जो है वो डायरेक्शन है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो F है वो एक यूनिट वेक्टर है। थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, यूनिट वेक्टर में बहुत सारी बातें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, तो पहला तो सबसे बेसिक डेफिनेशन यही हो गया कि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है और उसके पास डायरेक्शन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है। ठीक है, अभी समझ में आएगा क्यों। किसी भी यूनिट वेक्टर को, जैसे मान लो आप f का यूनिट वेक्टर लिख रहे हो, तो आप f के ऊपर कैप लगाओगे, ऐसा, इसको बोलते हैं कैप, इसको पढ़ोगे भी आप f कैप। जैसे आप a कैप लिखोगे, है ना, a कैप, इसका मतलब सबको ही समझ जाएगा कि a एक यूनिट वेक्टर a एक यूनिट वेक्टर है ना। आप c के ऊपर कैप लगा दो, इसका मतलब आप इसको पढ़ोगे c कैप, और आप इसको लिखोगे c एक यूनिट वेक्टर है। इस यूनिट वेक्टर को, है ना, इसको एक अलग आइडेंटिटी देने के लिए इसके लिए एक अलग सिंबल का यूज़ करते हैं ना। यूनिट वेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको नॉर्मल वेक्टर से अलग करने के लिए एक अलग से सिंबल दिया गया है, कैप, टोपी पहनाते हैं ऐसे, टोपी। ठीक है, एफ कैप, ए कैप, सी कैप, है ना, ये सिंबल है यूनिट वेक्टर को लिखने का। ठीक है, अब ध्यान से देखना, कोई भी वेक्टर होगा, कोई भी वेक्टर अगर होगा, जैसे मान लो अगर उसके पास वेक्टर सी है, ठीक है, तो वेक्टर के अंदर क्या क्या दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मॉडुलर, मॉड ऑफ वेक्टर सी। मॉडल ऑफ वेक्टर सी का मतलब कभी भी इस तरीके से कोई चीज़ लिखा जाएगा तो वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉडुलस सिंबल, मॉडुलस सिंबल। बहुत ध्यान से आओ, एकदम सब कुछ छोड़ के ध्यान से सीखो, है ना। तो जैसे मान लीजिए हम किसी वेक्टर के लिए अगर ऐसा मॉड लगा दे, वेक्टर लिख के ऊपर से मॉड लगा दे, मतलब वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है, जैसे मान लो हम यहाँ पे फोर्स लिख रहे हैं F इज इक्वल टू 20 न्यूटन नॉर्थ, ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है मॉड ऑफ वेक्टर F, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 20 न्यूटन होगा, क्योंकि मॉडलस लग गया तो ये सिर्फ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड, सिर्फ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, लेकिन वेक्टर एफ को डिफाइन करने के लिए तो हमको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी चाहिए, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी चाहिए, क्योंकि यहाँ वेक्टर है और ये अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन आएगा तब कोई चीज वेक्टर बनेगा। मॉड ऑफ वेक्टर एफ का मतलब सिर्फ वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, अभी नॉर्थ चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए आप हमेशा यूज करते हैं यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन के लिए आप हमेशा यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर। अब देखो क्या होगा, मान लो यहां पर हम जाकर एफ कैप लिख देते हैं, एफ कैप, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया यूनिट वेक्टर ऑफ एफ, ये क्या हो गया आपका, यूनिट वेक्टर ऑफ एफ। अब तुम खुद सोचो, ये कैप है,
तो इसके खुद का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा 1, और वो इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा, तो ओवरऑल वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क आएगा क्या? क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और 1 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर तो वही रह जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एफ कैप के लग जाने से वो एफ का डायरेक्शन लेकर आ गया। वो एफ का क्या लेकर आ गया? डायरेक्शन लेकर आ गया। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। बच्चे फॉर्मूला रट्टा मार लेते हैं, लेकिन इस चीज को समझता बहुत बहुत कम लोग हैं, है ना। फॉर्मूला हम लिखेंगे, तुम फॉर्मूला याद कर लोगे, तुम्हारे क्वेश्चंस भी फॉर्मूले पे बन जाएंगे, लेकिन तुमको समझने का जरूरत है कि यूनिट वेक्टर है क्या चीज। ठीक है, यूनिट वेक्टर का देखो मैग्नीट्यूड है 1। ठीक है, जैसे मान लो तुमने फोर्स 20 न्यूटन को लिखा और उसका मॉड लिया तो 20 न्यूटन आ गया, मतलब इसके जगह तो तुमने सिर्फ 20 न्यूटन लिखा है, और इसके जगह तुम क्या लिखोगे? इसके जगह तुम लिखोगे 1, और साथ में इसका डायरेक्शन 1 इंटू सम डायरेक्शन। वो डायरेक्शन क्या है इस बार? मान लो नॉर्थ। ठीक है, तो ये 20 न्यूटन इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 ही रह जाएगा, तो तुम्हारा वेक्टर बन गया ना ये 20 न्यूटन, और क्योंकि डायरेक्शन भी आ गया तो ये हो गया 20 न्यूटन नॉर्थ। तो तुम हमको बताओ कि इस यूनिट वेक्टर का मेन काम क्या हुआ, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन? डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इसका 1 है, ये तो जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो तो वही रह जाएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर इज दैट नंबर। लेकिन वो अपने साथ जो डायरेक्शन लेकर आया वो 20 न्यूटन में जुड़ गया, तो वो इसको वेक्टर बना दिया। कितने बच्चे ये बात समझ पा रहे हैं? कमेंट करिए। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर सी है और हम इसको लिख दें 10 मीटर ईस्ट। ये मेरा वेक्टर है, देखो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है और ये इसका मैग्नीट्यूड वाला कंपोनेंट है, तो हम इसको कैसे लिखें? अगर हम मॉड ऑफ वेक्टर सी लिखेंगे तो सिर्फ 10 मीटर आएगा। ठीक है, तो अगर हमको वेक्टर सी को लिखना है, वेक्टर सी को डिफाइन करना है, तो वेक्टर सी में मैग्नीट्यूड तो आएगा ही, तो मॉड ऑफ वेक्टर सी लिख दिया। अब हमको डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन कौन लेकर आएगा? इसका यूनिट वेक्टर, तो हम लगा देंगे सी कैप। डायरेक्शन हमेशा कौन लेकर आएगा? इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, सी कैप लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? अब देखो, ये मॉड ऑफ वेक्टर सी तो आपको 10 मीटर दे देगा, और सी कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा, लेकिन साथ साथ में सी कैप अपना डायरेक्शन लेकर आएगा, और वो डायरेक्शन कौन सा है? ईस्ट। तो फिर आप लिख सकते हो वेक्टर सी इज इक्वल टू 10 मीटर ईस्ट, है ना। तो यूनिट वेक्टर जो है उसका खास बात यही है कि उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, वो तो बाबू जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा वो उसको वही नंबर रखेगा, है ना, लेकिन वो अपने साथ क्या लेकर आएगा? डायरेक्शन लेकर आएगा, है ना। सी कैप जो है वो मेनली यूज हुआ है ईस्ट डायरेक्शन के लिए, यहाँ एफ कैप जो है वो मेनली यूज हुआ है नॉर्थ डायरेक्शन के लिए। अब बताओ कितने लोग को समझ में आ गया? जल्दी 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 कमेंट करो अगर क्लियर है तो। कमेंट करो। ओके, इसका मतलब ये है कि इन जनरल अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है, तो आप वेक्टर ए को हमेशा लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप। दुनिया में किसी भी वेक्टर को इस तरीके से लिखा जाता है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और साथ में ए कैप मल्टीप्लाइड है। मल्टीप्लाई होने से क्या हुआ? ए कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा 1, वो तो इससे मल्टीप्लाई होकर यही रह जाएगा, लेकिन ए कैप अपने साथ डायरेक्शन भी लेकर आएगा, वो डायरेक्शन इस मैग्नीट्यूड को मिल जाएगा, तो ओवरऑल वेक्टर बन जाएगा। बताओ ये चीज़ क्लियर है क्या? दुनिया में कोई भी वेक्टर हो, जैसे वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू बी कैप। आपके पास वेक्टर डी है, तो वेक्टर डी को लिखेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर डी इंटू डी कैप। ये वाला पार्ट मैग्नीट्यूड बता रहा है, और ये जितना ए कैप बी कैप डी कैप है, ये सारे यूज हो रहे हैं किस चीज़ के लिए? डायरेक्शन के लिए।
सारा यूज हो रहा है किस चीज के लिए? डायरेक्शन के लिए। ठीक है, चलो। तो यहाँ से अगर हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, जैसे मान लो हम वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप लिख रहे हैं, तो यहाँ से अगर हमको ए कैप चाहिए तो मॉडुल वेक्टर ए को किससे डिवाइड कर देंगे? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए से। यकीन मान लो बाबू, तुम दस बच्चों से पूछोगे ना, वो तुमको सब ये फॉर्मूला बता देंगे। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे, क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे बनाएंगे। पहले तुम पूरा थ्योरी पढ़ लो, ठीक है? अगर हमको किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ये फॉर्मूला सबको पता है, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे है, इसके पीछे ये क्या कॉन्सेप्ट है, वो बहुत कम बच्चे जाके समझते हैं। फॉर्मूला याद कर लेते हैं, फॉर्मूले से क्वेश्चन भी बना लेते हैं, लेकिन इन डेप्थ आपको ये सारी बातें समझ में आनी चाहिए। कितने बच्चों को क्लियर हो गया ये? है ना, ये फॉर्मूला है, आप इसको याद रखना। फॉर्मूला है तो फॉर्मूला तो हम लोग भी याद रखेंगे, लेकिन समझ के बनाएंगे। कुछ नहीं, ये मल्टीप्लाई में था तो वो इधर से आके डिवाइड हो गया। ठीक है, डन। आओ, हमारे पास तीन एक्सिसेस होते हैं ना, तीन स्टैंडर्ड एक्सेस हैं। एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। है ना, आप इसको एक्स डायरेक्शन भी बोल सकते हो, है ना, आप इसको वाई डायरेक्शन भी बोल सकते हो, और आप इसको जेड डायरेक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, और यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? यूनिट वेक्टर किस लिए यूज है? यूनिट वेक्टर का काम क्या है? डायरेक्शन देना। यूनिट वेक्टर जिसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा, यूनिट वेक्टर जिसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके मैग्नीट्यूड में कोई छेड़खानी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका खुद का मैग्नीट्यूड 1 है, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर तो वही नंबर रह जाएगा, लेकिन उसको अपना डायरेक्शन दे देगा, उसको वेक्टर बना देगा। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं आई कैप। वाई डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को बोलते हैं जे कैप, और जेड डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को बोलते हैं के कैप। है ना, ये कैप 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 लगा हुआ है, इसका मतलब ये सब यूनिट वेक्टर है। आई कैप का मतलब क्या है? आई कैप का मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है और ये एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जे कैप का मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है और वो वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और के कैप का मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है और वो जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आई कैप है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट है क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है? एक्स डायरेक्शन। कोई चीज अगर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आप उसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। जैसे देखो, मान लो हम तुमको क्वेश्चन में दें, अ बॉडी इज मूविंग with a velocity of 30 meter per second in x direction, इन x डायरेक्शन। अब इसका वेक्टर लिखना है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? x डायरेक्शन में। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखेंगे? वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो आएगा ही आएगा, और साथ में डायरेक्शन भी आएगा। तो डायरेक्शन कौन लेकर आएगा? हमेशा यूनिट वेक्टर लेकर आएगा। डायरेक्शन कौन लेकर आएगा? यूनिट वेक्टर लेकर आएगा। और एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन सा है? आई कैप, तो लगा देंगे आई कैप। तो यानी आपका वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा 30 आई कैप। दुनिया का कोई ताकत इसको ये बोलने से नहीं रोक सकता कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसे वेलोसिटी के वेक्टर को जिसकी मैग्नीट्यूड 30 मीटर पर सेकंड है। और क्योंकि आई कैप यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, तो आई कैप का जो मैग्नीट्यूड है 1, वो 1 इंटू 30 को तो 30 ही रखेगा, लेकिन आई कैप उसको अपना डायरेक्शन दे देगा। आई कैप उसको अपना डायरेक्शन दे देगा। बताओ बाबू, कितने लोग समझ गए इस चीज को?
यूनिट वेक्टर का काम ही है, यूनिट वेक्टर हमेशा एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्यों होगा? क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर तो वही रह जाएगा, लेकिन वो उसको अपना डायरेक्शन दे देगा। चमका क्या? ठीक है। जैसे मान लो हम तुमको बोले अ मंकी हैज डिस्प्लेस्ड 20 मीटर टुवर्ड्स वाई एक्सिस। एक बंदर है जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, ना वाई के डायरेक्शन में 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया, 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ वेक्टर एस कितना है? 20 मीटर। ये आपको क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। लेकिन आपको तो वेक्टर लिखना है। लेकिन वाई एक्सिस क्या बता रहा है? डायरेक्शन। और वाई एक्सिस का डायरेक्शन कौन लेकर आएगा? जे कैप। तो आप क्या करोगे? 20 मीटर में जे कैप को मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना? तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बनेगा वो बन जाएगा 20 जे कैप, है ना? वो बता देगा कि डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर हुआ है, लेकिन किस डायरेक्शन में हुआ है? जे वाई एक्सिस के अलोंग हुआ है, तो 20 मीटर। और ये जे कैप है ना, क्योंकि इसके खुद का मैग्नीट्यूड क्या है? 1, तो 20 इंटू 1 तो 20 ही रह गया। लेकिन जे कैप अपने साथ डायरेक्शन ले आया, इसलिए यूनिट वेक्टर का जो मेन इंपॉर्टेंस है वो उसका डायरेक्शन देना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर वही रह जाएगा, लेकिन वो अपना डायरेक्शन वेक्टर को दे देगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गया? जल्दी जल्दी बल्ब जला दीजिए अगर आपको ये बात क्लियर है तो। ठीक है, तो बाबू ध्यान से देखना, हम यहाँ पे एक चीज़ लिख रहे हैं। अगर आप एक्स डायरेक्शन की बात करोगे तो यहाँ पर दो हो सकता है, पॉजिटिव एक्स भी और नेगेटिव एक्स भी। वाई डायरेक्शन की बात करोगे तो दो हो सकता है, पॉजिटिव वाई भी और नेगेटिव वाई भी। और जेड डायरेक्शन की बात करोगे तो दो हो सकता है, पॉजिटिव जेड भी और नेगेटिव जेड भी। ठीक है, तो आप पॉजिटिव एक्स के लिए लिखोगे आई कैप, इसके लिए लिखोगे माइनस आई कैप, इसके लिए लिखोगे प्लस जे कैप, इसके लिए लिखोगे माइनस जे कैप, इसके लिए लिखोगे प्लस के कैप, और इसके लिए लिखोगे माइनस के कैप। ठीक है, तो याद रखना, आई कैप, जे कैप, के कैप, या माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, माइनस के कैप, ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं। इन सब का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, लेकिन इनका मेन काम होता है किसी को डायरेक्शन देना। ये किसी भी नंबर के साथ जुड़ गए ना तो उसको अपना डायरेक्शन दे देंगे, है ना? जैसे मान लो 50 लिखा है, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है, ये स्केलर है, ये नंबर है, लेकिन इसके सामने हम आई कैप लगा दे, अब ये बन गया वेक्टर। 50 एक स्केलर था, लेकिन उसके सामने आई कैप लगा दिया, अब ये बन गया वेक्टर। इसका मतलब हर कोई दुनिया में यही समझेगा कि मैग्नीट्यूड 50 है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 50 है और उसका डायरेक्शन एक्स एक्सेस है, और प्लस आई कैप लिखा हुआ है मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सेस है ना? जैसे आपके पास -25 है और यहाँ -25 है, तो 25 क्या है? वेक्टर के दुनिया में -25 मैग्नीट्यूड है, यानी 25 मैग्नीट्यूड है, और -25 जे कैप, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, -25 जे कैप लिखा हुआ है। इसका मतलब हर कोई ये समझेगा कि इसका मैग्नीट्यूड है 25 और इसका डायरेक्शन है माइनस जे कैप, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस। वेक्टर के दुनिया में, वेक्टर के दुनिया में पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव स्केलर, स्केलर हमेशा मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि मैंने देखो इसके लिए मॉडुलस लगाया है। कहाँ गया बाबू? देखो ये मैग्नीट्यूड के लिए हम मॉडुलस फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब इसका आउटपुट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। वेक्टर की दुनिया में कभी कभी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है ना? इसीलिए जब मैंने यहाँ -25 जे कैप लिखा है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड अभी भी 25 है, वो माइनस उस जे कैप के साथ लगा हुआ है, मतलब माइनस जे कैप, वो डायरेक्शन बता रहा है कि पॉजिटिव वाई एक्सिस नहीं बल्कि नेगेटिव वाई एक्सिस। वेक्टर के दुनिया में मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि मैग्नीट्यूड को आप मॉड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मैथ्स में मॉडुलस फंक्शन का आउटपुट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। ये नेगेटिव जो है ना वो हमेशा डायरेक्शन के साथ चला जाएगा। बोल यार। देखो यहाँ पर देखो, पीछे चलो, ये क्वेश्चन तुम कर रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले,
है ना। ये बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी तुमने क्या लिखा, -20 मीटर पर सेकेंड। क्या इस बॉडी का वेलोसिटी -20 है? नहीं, मैग्नीट्यूड तो 20 ही है, लेकिन डायरेक्शन उल्टा था, इसलिए ये माइनस जो है यहाँ पर वो डायरेक्शन को बता रहा है। वेक्टर के दुनिया में माइनस हमेशा डायरेक्शन को बताता है, बाकी मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ये कितने बात समझ गए? कितने लोग इस बात को समझ गए? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो फोर्स है और लिखा है -30 K कैप। फोर्स है और लिखा है -30 K कैप। क्या मतलब समझोगे इससे? क्या समझोगे? पहले बात तो ये वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड तो बाबू 30 न्यूटन ही होगा, लेकिन -K कैप है, मतलब फोर्स किधर लग रहा है? नेगेटिव जेड एक्सिस के तरफ। किधर लग रहा है? नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ। वेक्टर की दुनिया में ये जो नेगेटिव चीज है ये हमेशा डायरेक्शन के साथ जाता है। हाँ, 30 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस, बिल्कुल सही। वेक्टर के दुनिया में मैग्नीट्यूड बाबू हमेशा पॉजिटिव रहता है, अगर कहीं माइनस है भी तो वो यूनिट वेक्टर के साथ जाएगा, मतलब वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अच्छे से देख लो। हाँ वेरी गुड, अच्छे से देख लो। कितने बच्चों को यूनिट वेक्टर समझ में आ गया? कितने बच्चों को यूनिट वेक्टर समझ में आ गया अच्छे से? बाबू ये पार्ट अगर तुम अच्छे से समझ गए ना कि ये क्या मतलब है इस चीज का, तो तुम जंग जीत गए। यूनिट वेक्टर तुम समझ गए, ये चीज तुमको लिखने आना चाहिए कि कोई भी वेक्टर में हमेशा ऐसे सोचो कि किसी भी वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में हमेशा दो चीजें, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो वेक्टर वेक्टर लिख रहे हैं तो वेक्टर में मॉड लिख दिया, मतलब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन उसका यूनिट वेक्टर बताता है ना। आप लिख सकते हो कि यूनिट वेक्टर gives the direction of any vector। किसी भी वेक्टर का, अरे फॉर्मूला को क्या समझाना है, आप ये चीज समझ में आ रहा है कि वेक्टर ए है, कोई भी वेक्टर है तो उसके अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मॉडुलस लेकर आ गया और डायरेक्शन यूनिट वेक्टर लेकर आ गया। तो ये चीज मल्टीप्लाई है, तो ए कैप यहाँ से क्या, ए कैप क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस। अरे यहाँ मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई है ये, तो मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, सिंपल सा फॉर्मूला है। बाबू जल्दी जल्दी बोलो, एक बार बल्ब जला दो अगर चमक गया तो। अगर चमक गया तो जल्दी जल्दी बोलिए, फिर आगे करेंगे। ओके, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। को प्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। को प्लेनर वेक्टर्स, को प्लेनर वेक्टर मतलब एक प्लेन में लाई करने वाले सारे वेक्टर को प्लेनर कहे जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। ठीक है, तो ये पूरा प्लेन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो ये पूरा कौन सा प्लेन है? बताओ कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है। तो एक वेक्टर इधर बना दें, एक वेक्टर इधर बना दें। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो आप लिखोगे
कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन एक्स वाई प्लेन, है ना। तो आप बोलोगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या है, को प्लेनर, है ना। को प्लेनर है क्योंकि ये सब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, एक्स वाई। ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, वाई जेड। और ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, एक्स जेड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ वेक्टर बनाएं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, वेक्टर एफ, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर किस प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक्स एंड वाई। तो ये दोनों आपस में कोप्लेनर हो गए। ये दोनों वेक्टर ई और एफ किस प्लेन में लाई कर रहे हैं, वाई जेड में। तो ई और एफ आपस में कोप्लेनर हो गए। वेक्टर सी और वेक्टर डी किस प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक्स जेड प्लेन में। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए। क्लियर है ना। तो बहुत इजी है। एक प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर कोप्लेनर है। क्या वेक्टर सी और वेक्टर बी आपस में कोप्लेनर है, कमेंट करो। क्या वेक्टर सी और वेक्टर बी आपस में कोप्लेनर हैं। क्या वेक्टर सी और वेक्टर बी आपस में कोप्लेनर हैं। नहीं, ये आपस में कोप्लेनर नहीं है। क्यों नहीं है, वेक्टर सी एंड वेक्टर बी आर नॉट कोप्लेनर। इसका मतलब ये दोनों क्योंकि अलग अलग, क्योंकि वेक्टर सी किस प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स जेड प्लेन में, और वेक्टर बी किस प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में। तो इनके प्लेन्स डिफरेंट हैं, इसलिए ये आपस में कोप्लेनर नहीं। सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। नल वेक्टर, ठीक है। नल वेक्टर, ठीक है। नल वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज़ीरो हो। यूनिट वेक्टर उसको बोला करते थे जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट था, 1 न्यूटन, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, है ना, वो था। लेकिन मैग्नीट्यूड जिसका ज़ीरो हो, ठीक है। नल वेक्टर का, अच्छा तुम एक बात बताना हमको, ठीक है। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते थे एरो से, है ना, जहां पर इस वेक्टर का जो लेंथ होता था वो इसके, जहां पर इस वेक्टर का जो लेंथ होता था वो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता था। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया तो ये एरो किस चीज में बदल जाएगा, कमेंट करके बताओ। एक वेक्टर में जो एरो का लेंथ होता था वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता था। अब अगर हम बोले, हैं? हट, है ना, लेंथ मैग्नीट्यूड को, अब इसका लेंथ ही जीरो हो जाए तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, कैप क्या होता है जी, यूनिट वेक्टर है ये, कैप लिख रहे हो, बट ये चीज कन्वर्ट हो जाएगा एक पॉइंट में, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक पॉइंट में, ये हो जाएगा आपका वेक्टर। अब अरे इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, मतलब इसका लेंथ है ही नहीं, लेंथ है ही नहीं, तो ये चीज श्रिंक होके किस चीज में बदल जाएगा, पॉइंट में बदल जाएगा। सब लाइन से गलत, कैप में, कैप में, कैप में, कैप क्या, ये यूनिट वेक्टर है कि कैप है, हम बोल रहे यूनिट वेक्टर में तो आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका लेंथ 1 यूनिट होगा, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 न्यूटन, तो आप यहाँ पर खींच सकते हैं उस चीज को। एरो का लेंथ जीरो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे नल वेक्टर है, यहाँ पे इस एरो का जो लेंथ है वो जीरो होगा, तो ये पूरा का पूरा एरो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंट में। अरे बोलो चमका या नहीं चमका।
बोलो चमका या नहीं चमका? कोई चीज इतना बड़ा है, इसका लेंथ जीरो करना है, लेंथ जीरो करना है तो वो चीज किस में बदल जाएगा? है ना? अच्छा, अब अगर कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है, तो पॉइंट का कोई डायरेक्शन का मतलब बनता है क्या? देखो आपके पास एक एरो था, है ना, आपके पास एक एरो था, तो एरो जिस डायरेक्शन में था वो वेक्टर का डायरेक्शन था। पॉइंट का कोई डायरेक्शन होता है क्या? पॉइंट का कोई डायरेक्शन होता है क्या? एकदम बेसिक फंडामेंटल हमको बताइए, क्या पॉइंट का कोई डायरेक्शन होता है? पॉइंट का कोई डायरेक्शन होता है क्या? हाँ, पॉइंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता, पॉइंट हैज नो डायरेक्शन, है ना? इसीलिए नल वेक्टर, नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है और इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसलिए नल वेक्टर का ना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, कहीं पर भी फिजिक्स में आपको नल वेक्टर जैसा चीज देखने नहीं मिलेगा, है ना? नल वेक्टर का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि एक तो इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। जिस चीज का मैग्नी अब आप बॉडी पर फोर्स ही नहीं लगा रहे, है ना? देखो समझना की कोशिश करना, अगर हम लिखें फोर्स इज इक्वल टू 0 न्यूटन ईस्ट, इस बात का कोई सिग्निफिकेंस बनता है क्या? जब बॉडी पर फोर्स ही नहीं लग रहा, तो किस डायरेक्शन में नहीं लग रहा उसके उससे कोई मतलब ही नहीं है। ये सेंसलेस स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का सेंसलेस स्टेटमेंट है ये, इस स्टेटमेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता। इस बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, ईस्ट में नहीं लग रहा, वेस्ट में नहीं लग रहा, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी आप स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए नल वेक्टर का फिजिक्स में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ, मैथमेटिक्स के टर्म में, मैथ्स के टर्म में डिफाइन करना है तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो है, मैग्नीट्यूड जीरो होते ही ये एरो एक पॉइंट में श्रिंक हो जाएगा, और पॉइंट के पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, पॉइंट के पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, तो नल वेक्टर का भी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा। इसीलिए इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। नल वेक्टर हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। नल वेक्टर हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। कितने बच्चों को चमक गया, थोड़ा कमेंट करो। बल्ब जलाओ, बल्ब जलाओ जल्दी जल्दी, अगर चमका बाबू तुमको तो। ठीक। अब आते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पे। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा चीज़ है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अरेंजमेंट देखो कैसा है, टेल टेल, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। तो आप बोल सकते हो ये एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स उनको वेक्टर्स बोलते हैं जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, या आप कॉमन भाषा में इनको परपेंडिकुलर वेक्टर्स भी बोल सकते हो, है ना? तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर नोन एज ऑर्थोगोनल वेक्टर, है ना? वेक्टर्स हैविंग एंगल बिटवीन देम इक्वल टू 90 डिग्री। दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, आप उनको ऑर्थोगोनल बोल सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि आप वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स।
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल या फिर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो आपको वेक्टर्स का बेसिक आइडिया लग गया। ठीक है, चलो तो हम लोग कल मिलेंगे और कल फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। कल से हम लोग वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, है ना। आज वेक्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। वेक्टर क्या है, टेंसर्स क्या है, टेंसर्स कौन से स्केलर है, कौन से वेक्टर है, स्ट्रेस वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। जिस दिन क्वेश्चन में आ गया ना कि स्ट्रेस कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, मेजॉरिटी बच्चे उसको वेक्टर लिख कर आएंगे, जबकि वो वेक्टर नहीं बल्कि वो एक सेकेंड ऑर्डर टेंसर होता है। ठीक है, उसके बाद वेक्टर के सारे टाइप, सबसे इंपॉर्टेंट था यूनिट वेक्टर समझना। एक बार हम फिर से तुमको बता दे रहे हैं, ध्यान को देखो ध्यान से। अगर हम लिखते हैं वेक्टर सी, तो वेक्टर सी के पास दो चीजें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। मैग्नीट्यूड कौन लेकर आएगा, मॉड ऑफ वेक्टर सी, और डायरेक्शन कौन लेकर आएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ सी। ठीक है, तो आप वेक्टर सी को लिख सकते हो मॉड ऑफ वेक्टर सी इंटू सी कैप। तो यहाँ से सी कैप को लिख सकते हो वेक्टर सी बाई मॉड ऑफ वेक्टर सी। ये सारा चीज़ मैंने आपको फुल डिटेल में बताया है। ये चीज़ आपको अंत में समझ में आना चाहिए यूनिट वेक्टर से। और आई कैप जे कैप के क्या, देखो हम आज का क्लास जब स्टार्ट किए थे तो हम आपको यहाँ पर बताए थे, देखो कि वेक्टर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो आई कैप जे कैप और के कैप के मदद से। और आज क्लास के बाद आप ये समझ गए, और आज आप क्लास के बाद समझ गए कि आई कैप जे कैप के कैप है क्या। ठीक है, अभी और भी डिटेल बातें चलेंगी, आज तो वेक्टर का पहला ही क्लास था। और भी डिटेल में मेरे साथ बने रहो, एकदम चमका देंगे आपका सारा चीज़, है ना, चमक जाएगा। ठीक है, बस जो पढ़ाएं उसको अच्छे से पढ़ के नेक्स्ट क्लास में आइए। ठीक है, ये वाला पार्ट हम आपको बता रहे थे। देखो यहाँ मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी है, मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड 10 है। ठीक है, अब यूनिट ये किससे मल्टीप्लाई हुआ, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। तो 10 इंटू 1 तो 10 ही रह गया, लेकिन यूनिट वेक्टर अपने साथ क्या लेकर आ गया, डायरेक्शन, जो इस मॉडुलस को मिल गया और ये बन गया एक वेक्टर, है ना। तो ये आज का सबसे हॉट टॉपिक था और सबसे समझने वाला टॉपिक था। फॉर्मूले तो बाबू सबको याद रहेंगे, ये फॉर्मूले तो बच्चे याद कर ही लेते हैं, लेकिन इस चीज़ को अच्छे से समझना अलग बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल से चालू करेंगे वेक्टर अलजेब्रा, और फिर आगे पूरा वेक्टर अलजेब्रा चलता रहेगा। ठीक है, तो कल का क्लास और भी इम्पोर्टेंट होगा। आज बेसिक्स ऑफ वेक्टर सारे क्लियर हो गए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।